बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राजा फैसल और मेरे साथ हमेशा की तरह मेजर आदिल राजा आपके सामने आज की काउंटर स्ट्राइक लेके हाजिर है। आज हम डिफरेंट इश्यूज पर बात करेंगे, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है वो ये है कि पिछले दिनों आपको इल्म होगा कि एक अल्लामा खादिम रिजवी उनका इंतकाल हुआ। नो डाउट आशिक रसूल थे, इश्क रसूल के बारे में बात करते थे। और साथ में ये हुआ कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो कि विद इन पाकिस्तान जो कि पीडीएम से अटैच थे, उन्होंने सोशल मीडिया पे एक कैंपेन भी चलाई जिसमें कि उन्होंने ये एक तासुर देने की कोशिश की कि शायद इदारों ने उनको एलिमिनेट किया या समथिंग लाइक दिस। उन्होंने इस तरह की चीजें हाईलाइट करनी शुरू की। तो फिर देखा देखी क्या हुआ कि एक हमारे पड़ोसी मुल्क में एक शख्स है जो कि बैठा होता है और इस तरह की चीजों को नोट करता रहता है पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे। उसके पास कोई बेस शेस होती नहीं किसी चीज की, लेकिन ये है कि वो फिर हमारी ऑपोजिशन के कुछ लोग जो बैठे होते हैं वो आपस में जो बात कर रहे होते हैं उसी से कुछ अहज करके तो वो स्टोरीज बना बनू के तो अवाम को खुश करने की कोशिश करता रहता है। इसी हवाले से मेजर साहब मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये जो वैसे ही इसको हाइप दी गई और सारा कुछ किया गया, आपको भी पता है, मेरे ख्याल में आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है डिटेल्स क्या है उनकी बीमारी की और वो कब से बीमार थे, तो प्लीज जरा हाईलाइट कीजिएगा। जी राय साहब, मौलाना खादम रिजवी जो हैं वो काफ़ी अरसे से बीमार थे। और हम्म। उस बीमारी के बावजूद वो इस्लामाबाद में जो उन्होंने रावलपिंडी में धरना किया, वो 5 दिन उस धरने के ऊपर भी जाके बैठे, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बहुत सख्त खराब हो गई। और उसी वजह से जो है उनका इंतकाल पुरमलाल हुआ। और उनके जो जनाजे को पजीराई मिली, वो पजीराई इस बात की निशानदेही करती है कि हम मुसलमानों के दिलों में, खासकर पाकिस्तानियों के दिलों में, जो इश्क रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो कितना ज्यादा है, ये इस चीज की निशानदेही करती है। और इसी वजह से हम, मोहम्मद जो है वो मोस्ट कॉमन नेम है, पूरी दुनिया में है। पाकिस्तान में तो खास तर है, मेरे तो दोनों बेटों का नाम मैंने मोहम्मद रखा। हम्म। तो ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी उनसीयत थी, जिसकी वजह से उस जनाजे को इतनी बड़ी पजीराई मिली। और उसको जो कंट्रोवर्शियल बनाया हमारे पाकिस्तान में ऑपोजिशन ने, तो राजा साहब फ्रेडरिक बेस्टियात ने बड़ी जबरदस्त बात की थी कि एक गिरोह जब मिल के जराइम कर रहा होता है तो वो गिरोह वक्त के साथ साथ एक ऐसा कानूनी निज़ाम तरतीब देता है कि वो उनकी जराइम को इख्तियारात देता है, और उनके इन जराइम को ताज़ीम मिलना शुरू हो जाती है। तो ये वो गिरोह है जो इस वक्त पीडीएम की सूरत में पाकिस्तान की सड़कों पे धक्के खा रहा है। और अपनी तो शादियां होती हैं या कोई फंक्शंस होते हैं तो लोगों को कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट लेके जाने पड़ते हैं महंगे महंगे। लेकिन वहां पे गलियों मोहल्लों में सड़कों के अंदर, तो वहां पे देखें कि ये लोग जो हैं लोगों को इंस्टिगेट करते हैं, पैसा फेंकते हैं, और कोरोना फैलाने के लिए उनको कोई परवाह नहीं है। हालांकि यही लोग कोरोना, जिस वक्त गवर्नमेंट ने लॉकडाउन नहीं किया था, तो सबसे ज्यादा शोर और गल यही पीडीएम की ये जो पार्टियां हैं और ये लीडर्स मचा रहे थे। और जब गवर्नमेंट ने इन कोरोना की वजह से लॉकडाउन किया, इनके जलसों के ऊपर अपने जलसे कैंसिल कर दिए, तो इन्होंने सरासर उसको करार दिया कि हमसे डर गए हैं शायद। और उसके अलावा इन्होंने तमाम पाबंदियों की खिलाफ वर्जी की, कानून तोड़ा। तो ये असल में तो इनकी बका की जंग है, इस करप्शन के निजाम की बका की जंग है जो ये लड़ रहे हैं। और ये जीतेंगे नहीं, क्योंकि अगर ये जीते तो पाकिस्तान हार जाएगा। अभी राजा साहब बात करते हैं कि वो पड़ोसी मुल्क में एक बैठा हुआ है जाली मेजर। वो देखें राजा साहब, हर गांव में ना, आप और मैं बेसिकली गांव से बिलोंग करते हैं। हर गांव में ना एक माई पत्तो होती है, जिसका काम होता है कि लोगों की बातें सुनना। और इसी तरह ये बातें सुनता है ऑपोजिशन की, लोगों की बातें सुनना और शर और फसाद फैलाना। इसलिए उसको बोलते हैं फप्पे कुट्टन। तो हम्म। ये जो असल में है ना, ये वो मेजर जो है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जो जाली मेजर, ये असल में हम्म। फप्पे कुट्टन है। ये वो माई फत्तो है जो सुनती है, इधर से लगाती है और चपेड़े लगाती है, और थपेड़े लगा के ना इधर की उधर लगा के फसाद फैलाना चाहती है, और फसाद फैला के बड़ी तालियां बजाती है। हालांकि इसके अपने मुल्क के अंदर आपने अगर हाल देखना है तो, रियूटर्स ने
दो तस्वीरें मैंने अपने ट्विटर के ऊपर भी शेयर की हैं। रॉयटर्स ने जो पिक्चर ऑफ द ईयर में इंडिया की दो तस्वीरें शामिल की हैं, जरा वो देखें तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अपना मुल्क इससे एक्सपोज हो रहा है। 8 कंफर्म बोनाफाइड सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है इनके मुल्क के अंदर। ये वहां बजाय इसके कि आग बुझाएं, इधर आग लगाने के चक्कर में है। तो इसलिए हमें इस तरह की बातों को अहमियत नहीं देनी चाहिए। जी राय साहब। यहाँ पे आपने एक गांव की मिसाल शामिल की है, तो मैं भी दो मिसालें करूंगा। आपने एक की है, मैं दो मिसालें। एक तो ये है कि कार दाने नहीं तो बेबे प्याण गई है। वो यहाँ पे जो एग्जांपल है वो बड़ी सेट आती है अपने दोस्त पे जो कि पड़ोसी देश में। और दूसरी बात यह है कि मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि आपको भी पता होगा कि गांव देहात वगैरह में जो नाई की दुकान होती है वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है सबके लिए। तो वहां पे जो बात भी कोई जाके कर दे, वो बस आपको शाम को पता चलता है कि जो साथ वाले 6 गांव हैं उनमें भी वही बात हो रही है। तो मेरे ख्याल में कोई जरिया नहीं है हमारे इस दोस्त के पास इंफॉर्मेशन का जिससे कि ये कोई इंफॉर्मेशन गैदर कर सके या कहीं से कोई क्रेडिबल इसका कोई सोर्स हो। इसका सोर्स सिर्फ और सिर्फ कुछ चंद वो लोग जो कि फ्रांस में या जो कि कनाडा में बैठ के या अमेरिका में बैठ के असाइलम की हुई है उन्होंने, और वो वहां से बैठ के इस तरह की स्टोरीज घड़ते हैं और ये उनको फॉलो कर रहा है और वहां से ये स्टोरी बना लेता है। और इसने एक और बात कर दी ये कि अल्लामा खादिम रिजवी साहब का पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया। यहाँ पे मेरे जराए का ये कहना है कि पहली बात तो ये है कि जब वो वहां पे पहुंचे हॉस्पिटल में तो ही वाज प्रोनाउंस्ड डेड एट दैट टाइम। उनकी वफात रास्ते में हो चुकी थी, पहले ही हो चुकी थी। और दूसरी बात ये है कि कुछ आपको भी इस चीज का अंदाजा है और मुझे भी बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा है कि हमारे मुआशरे में इस्लामिकली अगर देखा जाए तो रिलीजियसली जो लोग फॉलो करते हैं इस्लाम को वो पोस्टमार्टम नहीं होने देते। ऐसे ही हमारे पास एक एग्जांपल पहले से भी मौजूद है। आसिफ अली जरदारी ने बेनजीर भुट्टो का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया था। और उसके साथ साथ ये है कि इनका भी पोस्टमार्टम नहीं होने दिया गया। उसकी वजह यह है कि उनको भी पता था कि इतने दिन से बीमार है तो तभी मौत ये वाकया हुई है। मेजर साहब, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कुछ रोज पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कि डोसियर तैयार किया गया और उस डोसियर में इंडिया के हवाले से ऑब्वियसली सारे एविडेंसेस दिए गए कि कैसे इंडिया इन्वॉल्व होता है, इंडिया का रॉ इन्वॉल्व होता है पाकिस्तान में एक्टिविटीज को कैरी आउट करने में। अब इसी तनाजुर में एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी आई जिसके तहत के पीडीएम से ये कहा गया कि देयर आर सर्टन इंडिकेटर्स जो कि हमें ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में एनिमी कंट्री कुछ ऐसा स्टेज कर सकता है, किसी ऐसे बड़े लीडर को निशाना बना सकता है कि जिसकी वजह से कि पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है और इंटरनल पीस है उसमें एक भूचाल आ जाए। तो इस हवाले से उसकी तरफ से ये जवाब आया जो कि घर में ही बैठ के तो वो होम्योपैथिक किस्म की ये चीजें घड़ता रहता है। उसने क्या किया कि उसने ये कह दिया है कि हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक शायद पाकिस्तान के इदारे खुसूसन आईएसआई खुद पीडीएम के किसी लीडर को कत्ल करना चाहती है और उसको कत्ल करके तो इल्जाम हम पे थोप देगी। इस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि माजी में भी हमारे पास इस तरह की काफी सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं कि झूठ पे झूठ हमारा दोस्त बोली जा रहा है। अच्छा राय साहब, पहले तो मैं क्लैरिफाई करूंगा, आपका दोस्त है, मेरा दोस्त नहीं है। जहां तक ताल्लुक है इस सवाल का आपका, तो राय साहब इसका जवाब तो बहुत सिंपल है। आपने जो काम करना होता है उसके ऊपर आप प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी का एक एलिमेंट लाजमी रखते हैं। जो भी ब्लैक ऑपरेशंस होते हैं, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस होते हैं, उसमें पहले आप डिनाइल लाजमी करते हैं। और जो प्रॉक्सी वॉर है, हाइब्रिड वॉर इस वक्त हमारी चल रही है हिंदुस्तान के साथ, जिसमें ये अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके वहाँ इनके लॉन्चिंग पैड हैं जहाँ से इनके घुसपैठिए आते हैं, यहाँ पे इनके दहशतगर्दी करते हैं पाकिस्तान के अंदर। और उन्हीं लोगों को ये टास्क दिया गया है कि इंस्टेबिलिटी क्रिएट की जाए पाकिस्तान में किसी भी सूरत के अंदर। तो उसको ये डिनाई तो करेंगे लाजमी, और रिपोर्ट हमारे पास है। और फिर जो ये इल्जाम लगाया कि हमारी रिपोर्ट है कि आईएसआई खुद मारेगी, अव्वल तो इसको पूछता कौन है हिंदुस्तान में भी जो इसके पास कोई रिपोर्ट आएगी। लेकिन बहरहाल आईएसआई की एक आप इसका एनालिसिस करके देखें कि आईएसआई को क्या फायदा है
पीडीएम के किसी भी लीडर को जो है वो हिट करने का या करवाने का, क्योंकि ये लोग तो खुद अपने आप को इतना गंदा कर चुके हैं और कर रहे हैं कि ये अपनी पॉलिटिकल मौत मर रहे हैं। तो फिर क्यों आईएसआई या एस्टैब्लिशमेंट ये चाहेगी कि ये दोबारा जो है ये शहीद बन जाए? जिस तरह भुट्टो आज तक जिंदा है, इसी तरह इनमें से भी कोई बंदा जिंदा रहे और उसके नाम पे उसके बच्चे, उसके नवासे जो है वो सियासत करें और पाकिस्तान को लूटते रहें और इस निजाम को लूटते रहें और चलाते रहें। तो ये पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। और जो चीज पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है वो पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी क्यों करेगी? पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट क्यों कर इसकी इजाजत देगी? तो ये इंतहाई मजा का खेज बातें हैं। और मेरे ख्याल में जो पाकिस्तानी थोड़ा सा भी जहन रखते हैं वो खुद ही इस चीजों को एनालाइज कर लेते हैं। जैसे ये जोकर की आप बात करें, इस जोकर की बातों को एनालाइज करके वो हंसते हैं। हाँ, अलबत्ता जिनके दिल में कीना भरा हुआ है या जो करप्शन के निजाम को बचाना चाहते हैं जमहूरियत का नारा लगा के, या जिन लोगों की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, वो लोग सुन के खुश जरूर होते होंगे, लेकिन दिल दिल में वो भी सोचते हैं कि ये क्या बकवास कर रहा है। छोड़े भाई साहब, अगली। अब आखिरी चीज जिसके ऊपर के बात करना जरूरी है, क्या ये राइट टाइम नहीं है कि मेरा जो दोस्त है और आपका नहीं है, उसको चाहिए कि अपने मुल्क में जो उसके चल रहा है, और फिर ये कि कश्मीर में भी प्रॉब्लम्स चल रही हो, इंटरनली इंडिया के ढेर सारे प्रॉब्लम्स हो, 10 मिलियन लोगों को कोरोना हो गया है, और उसके साथ साथ ये है कि पूरे मुल्क में एक अफरा तफरी की फिजा बनी हुई है, भूख हर तरफ नजर आती है। क्या इन मसाइल के ऊपर बात करने की बजाय क्या मेरे दोस्त को किसी और चीज पे बात करनी चाहिए? देखिए राजा साहब, ये तो डाइवर्जन क्रिएट करने के लिए वहां बैठा हुआ है ना। इसका तो काम ही डाइवर्जन क्रिएट करना है अपने मसाइल से। मोदी गवर्नमेंट जो आई जिस पिछले 7 साल में, उनका काम ही ये रहा पिछले 7 साल में कि नफरत का सौदा बेचें, वो एंटी पाकिस्तान हेट्रेड बेचें, फर्जिकल स्ट्राइक्स करें और इस तरह की ड्रामेबाजी से जो असल मसाइल हैं हिंदुस्तान के, जो रेसिज्म है, रेप्स हैं, लिंचिस्तान कहा जाता है इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में हिंदुस्तान को, अब 2015 से लेके अब तक ये इंडिया के अपने मेन स्ट्रीम मीडिया की रिपोर्ट है, 113 लिंचिंग्स में डेथ हुई हैं, पब्लिक मॉब किलिंग्स हुई हैं। ये एक बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। रोज के 22 रिपोर्टेड केसेस ऑफ रेप हैं इनके, रेप एंड मर्डर के केसेस हैं इनके। 8 लेजिटिमेट फ्रीडम स्ट्रगल्स चल रही हैं हिंदुस्तान में इस वक्त, नॉर्थ ईस्ट के अलावा पंजाब में, और पंजाब के अलावा कश्मीर में लेजिटिमेट फ्रीडम स्ट्रगल्स चल रही हैं। इनके इंटरनली जो इनकी सीआरपीएफ है, इनकी जो आर्म्ड फोर्सेस है, उसमें हर तीसरे रोज जनाब एक फौजी खुदकुशी कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है या फ्रेटिसाइड कर लेता है, अपने किसी अफसर को गोली मार देता है साथ वाले को। ये लेजिटिमेट, और ये इनकी अपनी रिपोर्ट है जनरल समय राम की। इनकी इतने शदीद किस्म के मसाइल हैं, लेकिन ये करते क्या है, ड्रामेबाजी। जो इन्होंने सीखा ये है, जो इनकी चाणक्य फिलॉसफी है, वो इन्होंने सीखा ये है कि एक तो दुश्मन नेबर के नेबर से अच्छे ताल्लुकात रखें, और जो नेबर आपकी बात आपके नीचे नहीं लगा हुआ, आपकी डोमेन में नहीं, आपकी हेजमनी को नहीं मानता, जैसे पाकिस्तान है, उसके खिलाफ दहशतगर्दी कराएं, जो ये कर रहे हैं। उसके अलावा ये जो अपना इमेज क्रिएट करते हैं, सिर्फ इनकी बातों में रह गया है कि हमारे पास बड़े पैसे हैं। कहाँ गए भाई आप लोगों के पैसे? 7 साल की वर्स्ट इकोनॉमिक कंडीशन है। जितने लोग पाकिस्तान की टोटल आबादी है, उतने लोग तो आपके मुल्क में भूखे सोते हैं भाई। आप लोग किस किस्म की बातें करते हैं? किस दुनिया में रह रहे हैं? ये जो संघीज ने वहां के ऊपर जो एक अपने जहन के अंदर हिंदुस्तान का इमेज हिंदू राष्ट्र बनाया हुआ है, वो असल में तो हिंदुत्व फाशिज्म बन के रह गया है। और हिटलर के बाद पूरी दुनिया इसके ऊपर बात कर रही है कि अगर कोई फाशिज्म दुनिया के अंदर फैली है तो वो पिछले 7 साल में हिंदुस्तान के अंदर फैली है। ये तो हम नहीं, पाकिस्तानी मीडिया नहीं बात कर रहा, ग्लोबल मीडिया बात कर रहा है। और जब ग्लोबल मीडिया और इंडियन मीडिया को हम कोट करते हैं तो कहते हैं कि ये तो वायर जो है और प्रिंट जो है, ये तो पाकिस्तान फाइनेंस कर रहा है। और साथ साथ ही कहते हैं कि जी पाकिस्तान तो चैनल ही नहीं बना सका, 3 मुल्क मिलकर अभी तक चैनल नहीं बना सके। ये जो इन लोगों की गलत फहमियां हैं, ये जो इन लोगों की इनसिक्योरिटीज हैं, वो
ये लोग उसको उसको छुपा के, उसको अंडर द रैप्स करके जो डिवर्जन्स क्रिएट करना चाह रहे हैं ना, ये इनके अपने संगीज को, जिस तरह मैंने कहा, उनके जहनों के ऊपर तो असर होता है और उनको वोट पड़ता है, लेकिन हिंदुस्तान अंदर से कमजोर तर होता जा रहा है। और राजा साहब, आज 26/11 है, तो मेरे ख्याल में इस वीडियो को रैप करते हुए बात हम्म। करना भी बहुत जरूरी है कि हिंदुस्तान में आप लोगों को ये समझना होगा, जो हिंदुस्तान में लोग जो हमें बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि जी हमारी तरफ से मिलिटेंट्स हिंदुस्तान में गए और उन्होंने वहां पे एक्शन किया। मैं ये नहीं कहता कि 26/11 का क्या बैकग्राउंड था, मुझे उसके ऊपर डिटेल वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है और हिंदुस्तान ने विटनेसेस प्रेजेंट करने हैं, वो प्रेजेंट करेंगे तो वो केस आगे चलेगा। मैं आपको जनरली एक ओवरऑल सिनेरियो बताना चाहता हूं कि क्यों पाकिस्तान ने मिलिटेंसी की पॉलिसी, जिसके ऊपर अभी यू टर्न ले लिया है, 2006 ऑनवर्ड यू टर्न हमने ले लिया, और इस बात को 14 साल हो गए, लेकिन 14 साल पहले हम लोगों ने क्यों ये मिलिटेंसी की पॉलिसी जो है उसको अपनाया? क्योंकि आप ये बात समझें कि हमारा सामना अपने से 7 गुना बड़े दुश्मन से है, 7 टाइम्स बिगर एनिमी है हमारी। कन्वेंशनल फोर्सेस में जाहिर बात है 7 गुना हमसे बड़ी है। धचका हमें 1971 में ढाका फॉल का लग चुका है, आपने हमारा आधा मुल्क हमसे अलहदा किया, बांग्लादेश आजाद हो गया। हाँ, ये अल्लाह की तरफ से करना हुआ, और हम बांग्लादेश की यूथ को सलाम पेश करते हैं जो इस वक्त हिंदुत्व फाशिज्म के खिलाफ जहाद कर रही है। और इनको जो है अभी लग पता जाएगा, नाको चने चबवाएंगे। इनकी जो नेपाल और बांग्लादेश के दरमियान में चिकन नेक है ना, और उस चिकन नेक के पार जो आसाम में इस वक्त सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही हैं, जिसकी लीडरशिप चाइना बैठी हुई है ना, वो चिकन नेक कटेगी और वो बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया होगी। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं 2022 के बाद। आज लिख लें, नोट कर लें ये बात मेरी, आप लोगों को पता चलेगा। और हमने ये क्यों पॉलिसी अपनाई थी इससे पहले? क्योंकि हमने आप लोगों का मुकाबला कन्वेंशनल स्ट्रेंथ में हम नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता हमारे पास वॉरियर ब्रीड है, हम लोगों के पास वो ब्रीड है जो अपनी मुल्क की खातिर जान देने पे दरेग नहीं करती। हालांकि आपका तो हर तीसरे दिन एक बंदा खुदकुशी कर लेता है भाई, आपका तो एक सोल्जर, सिपाही, सैनिक हर तीसरे दिन खुदकुशी कर लेता है। आप सोचें क्यों करता है भाई? हमारे यहाँ तो इस तरह का कोई एक केस भी नहीं मिलता आपको। क्यों? क्योंकि जज्बाए जहाद है जिससे आप लोगों को हार है हमसे। आप लोग लव जहाज जैसे फजूलियात के ऊपर बकवास करते हैं, हमारा वाकई जज्बा जहाद है। हम अपने मुल्क की खातिर जान देना और जान लेने की फिलॉसफी के ऊपर बिलीव करते हैं, और उसकी वजह से हमने आप लोगों को काउंटर करने के लिए फिफ्थ कॉलमिस्ट क्रिएट किए थे, जिसके ऊपर हमने यू टर्न ले लिया। लेकिन आप अगर ये समझते हैं कि कन्वेंशनल स्ट्रेंथ के ऊपर आप लोग हम पे धौंस जमा सकते हैं, तो आपकी भूल है। हमारे पास कन्वेंशनल स्ट्रेंथ के अलावा देखें, मुंबई 26/11 में 8 लोग आपसे नहीं संभाले गए, तो आपके हर बड़े शहर में 12-12 लोग हमने डाल दिए, तो क्या बनेगा आप लोगों का? तो ये आप मत सोचें कि आप लोग धौंस और धांधली से, जो चाणक्य की फिलॉसफी है, आप हमें दबा सकते हैं। नहीं, हम अमन चाहते हैं, हम पीस चाहते हैं, क्योंकि हमारी आवाम को उसका फायदा है, पूरे रीजन को उसका फायदा है, लेकिन बराबरी की टर्म्स के ऊपर। ये बात जहन में रखें, नहीं तो कई 26/11 होंगे, ये मैं आपको बताऊं। ये क्योंकि कन्वेंशनल स्ट्रेंथ तो वहां पे होगा नहीं। कन्वेंशनल आप वॉर करेंगे तो हमारे पास, हमारा न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड इतना कम है कि हम न्यूक्लियर टैक्टिकल वॉर, जब टैक्टिकल वेपन है हमारे पास, आपकी टैक्टिकल वेपन पे हम पूरी पूरी कोर उड़ा सकते हैं। जब वो इस्तेमाल होगा, आप लोगों के पास वो छोटा बम तो है नहीं, आप बड़ा मारेंगे, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हमारे पास है, सब कुछ तबाह हो जाएगा, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। जब कुछ बचेगा ही नहीं तो फिर लड़ना काहेगा? तो इस बात को समझें कि पीस इज द ओनली लॉजिकल वे फॉरवर्ड। अमन के अलावा कोई रास्ता नहीं है, और आपसे लड़ने के लिए हमारे पास बहुत से ऑप्शन है, क्योंकि हमारे पास वो लोग हैं जो जान देना चाहते हैं। ठीक है ना? आप लोगों के पास सिर्फ ये किराए के मर्सनरीज हैं, पैसा फेंकना आप लोगों को आता है, और पैसे के जोर पे आप लोग बड़ी बड़ी बड़के मारते हैं। हम लोगों के पास जज्बा है, ईमान का, ताकत है। तो ये मत भूलें आप, ये फिलॉसफी आपको समझानी बहुत जरूरी है कि इस वजह से ये जो आप कहते हैं
क्यों हम लोग जो है, आप लोग FATF कर लें, आज आप लोग ब्लैक लिस्ट कराना चाहते थे, नहीं हुआ ब्लैक लिस्ट, ग्रे में हम लोग निकल आएंगे ग्रे से भी बाहर। हाल बता, आपके बैंक्स जो हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मिला के शामिल, आपकी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो टेरर फाइनेंसिंग के अंदर फ्लैग हुई हुई है USA से। तो ये पलड़ा बदलेगा। 20 साल पहले कोई और पलड़ा था ना, अभी आप लोगों का हावी हुआ है ना कुछ अरसे। ये पिछले जो 7 साल में जो आप लोगों की मोदी सरकार ने जो मोस्ट पॉपुलर गवर्नमेंट है, और आगे भी लगता है यही आएगी, क्योंकि नफरत का सौदा बेचती है और नफरत का सौदा फौरन बिकता है और आप लोग खरीदते हैं, क्योंकि और तो कुछ है नहीं बेचने को। तो ये जिस वक्त आप लोगों ने इसको दोबारा लेके आना है, तो इसी वजह से बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया होगी। और ये जो हमारा तरीकाकार है ना इस जंग का, ये गोरिल्ला वॉरफेयर का जो हमारा तरीकाकार है, ये हमारी देखिए 5 गुना छोटे मुल्क होने की वजह से 7 गुना बड़ा आपकी हमसे स्ट्रेंथ है। इस वजह से हमारे पास मोस्ट लॉजिकल ऑप्शन फिफ्थ कॉलमिस्ट का ही था, जिसको हमने बड़ा इफेक्टिवली इस्तेमाल किया। हाँ, अलबत्ता आप लोगों ने उसको, आप लोग कामयाब हुए उसको फ्रीडम फाइटर्स को दहशतगर्द के दुनिया के आगे प्रेजेंट करने में, लेकिन फिर भी कश्मीर आपके हाथ में नहीं आया। और ये जो आप ये इजराइल मॉडल आप लगा रहे हैं कश्मीर के ऊपर, और आप वहां पे आबादकारी करना चाह रहे हैं, तो आप ये कैसे भूल जाते हैं कि इसराइल की नेबरहुड के अंदर पाकिस्तान या कोई और ऐसा मुल्क नहीं बैठा हुआ जो फुल फ्लेज सपोर्ट कर रहा है उनकी, फलस्तीनियों की जो है तहरीके आजादी को। यहां पे कश्मीरियों की तहरीके आजादी को पाकिस्तान फुल फ्लेज सपोर्ट कर रहा है। डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी बहुत बड़ी चीज होती है, लॉजिस्टिक सपोर्ट। अभी आप देखें, लद्दाख से चाइना आपके इलाके के अंदर घुस आया है, और आपकी जो लीडरशिप है मकबूजा कश्मीर के अंदर, उन्होंने कहा है कि हम चाइना के अंडर रहने को तैयार हैं। तो चाइना की तरफ से उनको लॉजिस्टिक सप्लाई मिलना शुरू हो जाएगी। और ये 2000, क्योंकि वजह है ना उसकी, आप लोग चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को जिस वक्त अटैक कर रहे हैं, अफगानिस्तान से अटैक करवा रहे हैं, तो जाहिर बात है अब चाइना और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो प्रोग्राम बनाती है। जब उनके खिलाफ ये प्रॉक्सी वॉर लड़ रही है, तो उसका रिस्पॉन्स भी प्रॉक्सी वॉर की डोमेन में ही आएगा ना, हाइब्रिड वॉरफेयर चल रही है ना, तो अब प्रॉक्सी वॉर का जवाब भी प्रॉक्सी में आता है। और वो प्रॉक्सीज मौजूद हैं इस वक्त आपकी नॉर्थ ईस्ट के अंदर और कश्मीर के अंदर, और चाइना आपको रिस्पॉन्ड करेगा क्योंकि हमारा उनसे अलायंस बनने जा रहा है। तो हमने तो चाहा था कि आप लोग इकोनॉमिक कॉरिडोर को ज्वाइन करें। और खत्म मैं इस प्रोग्राम को इस बात पे करूंगा कि आप लोग कहते हैं कि ट्रेड डेफिसिट है इसलिए हम चाइना के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, तो आप अपनी टर्म्स पे ट्रेड करें ना। आपको कौन फ्री ट्रेड करने का कहता है? आप अपनी टर्म्स के ऊपर ट्रेड करें। लेकिन ट्रेड करने के बजाय आप लोग क्या कर रहे हैं जनाब? आप लोग जो है वो प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं अमेरिका के पिट्ठू बन के। तो अगर तो आप लोगों को ये लगता है कि आप लोग ये जंग जीत जाएंगे, तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। अमन और आशिकी ही आगे चलने का जरिया है, और अमन के जरिए ही ये जो गुर्बत है हमारे रीजन्स के अंदर, हम इसको लेके इससे निकल सकते हैं और प्रॉस्परस रीजन बन सकता है सब कॉन्टिनेंट का। बाकी ये जो खन्नास आप लोगों के जहनों में अखंड भारत का बना हुआ है, जिसकी वजह से आपका लीडर कहता है बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान जो है वो एक मुल्क बना दो, दिमाग खराब है आप लोगों का। इतनी मुश्किल से आजादी ली है हमने, और हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी दो कौमी नजरिए की अहमियत जो है ना, टू नेशन थ्योरी अभी समझ आ गई है। तो ये हालात आपके मजीद खराब ही होने वाले हैं। 2021 तक तो हम आपकी ऑनस्लॉट बर्दाश्त करेंगे, लेकिन 2022 से जब ऑनस्लॉट आपके ऊपर वापस आएगी, तो लिख लें आज हमारे लफ्ज कि आप जिस रास्ते पे ले चल रहे हैं और आपकी लीडरशिप आपको जिस रास्ते पे चला रही है, वो सिर्फ और सिर्फ तबाही है। और ये मत कहिएगा कि हमने आपको वॉर नहीं किया। इसके साथ हम इजाजत चाहते हैं, अगले प्रोग्राम में आप लोगों से मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।